आपकी आंखों में ऑलमोस्ट आंसू थे। बहुत रोया मैं बैठ के, जैसे किसी के बाप मर जाता है। मतलब मैं कोशिश करता था कि मैं इनके जैसे साउंड करूं, तो मैं इनसे इतना इंस्पायर्ड था। आई शू लव हिम सो मच। आपने ये कहा था मैसेज में। मैं बहुत उनको, मतलब मैं बेइंतहा प्यार करता था इनको। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। एक आदमी का देहांत हुआ है जिस आदमी ने इतना काम कर रखा है, गिव हिम सब रिस्पेक्ट ना। उनके जाने का लोगों को एहसास तो कराओ। हाय, दिस इज सोनू हियर, सोनू निगम, एंड यू वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। हम बात करेंगे मोहम्मद अजीज साहब के बारे में इस एपिसोड में। आज हमारे साथ में हैं सोनू निगम साहब एंड हम लोग एक बहुत ही अहम शख्स के बारे में बात करेंगे, मोहम्मद अजीज जी, हु पास्ड अवे रिसेंटली, अ लेजेंडरी सिंगर, एंड आई थिंक वी आर हियर टू celebrate him today. So pleasure having you back on Bollywood Hungama. Thank you very much. Good to be with you again. So मैंने आपका जब मैसेज मैंने आपका फेसबुक पे मैंने देखा तो आई कुड फील दैट आपकी आंखों में ऑलमोस्ट आंसू थे एंड योर वॉइस वाज क्वेवरिंग। नहीं, उस दिन नहीं, इतने आंसू नहीं थे। उसके बाद जब मैं घर पे आया तब आंसू थे। मैं यहीं पे जहाँ बैठे हुए हैं, यहीं पे पीछे मैं बैठा हुआ था और मैं इतना रोया हूँ अकेला बैठ के। बहुत रोया मैं बैठ के, जैसे किसी के बाप मर जाता है वैसे उस हालत में रोया। और उनकी जो लाइफ टाइम में उनको जिस तरीके का उन्होंने काम कर रखा है कर रखा है, काम तो मरता नहीं कभी भी, काम तो जाता नहीं है। उस हिसाब से उन्हें उनके जीवन काल में लोगों ने इतना जैसे अप्रिशिएट नहीं किया। मैं हमेशा बोलता था कि मैं इनसे मुतासिर रहा हूँ, लेकिन इनके लिए इन्होंने कितने लोगों के लिए गाया है, कितने लोगों के फेसेस में अपनी आवाज़ें दी हैं और एक से एक बड़े बड़े गाने गाए हैं। बट ये सब कार्मिक होता है, मैं पता नहीं उनको क्या कह सकता हूँ, बट उनकी महानता का कोई मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है हम कुछ भी उसमें शक करें, क्योंकि वो बहुत महान सिंगर थे जी। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ, उनकी फैमिली में भी कहता आया था, उनको भी पता था कि मैं बार बार हमेशा कहता था और हर जगह में कहता आया था कि मेरे ग्रोइंग अप ईयर्स में, जब मैं मुंबई उसके बाद में जब आया सिंगर बनने के लिए 18 की एज में, तो मतलब मैं कोशिश करता था कि मैं इनके जैसे साउंड करूँ, तो मैं इनसे इतना इंस्पायर्ड था। आई शू लव हिम सो मच। आपने ये कहा था मैसेज में। मैं बहुत उनको, मतलब मैं बेइंतहा प्यार करता था इनको। इनकी आवाज़ अभी भी मैं सुनता हूँ ना तो मुझे ऐसे कुछ अंदर से होता है, जैसे कुछ आवाज़ें होती ना इंसान को लगती हैं, किसी को लता जी की आवाज़, रफ़ी साहब की आवाज़, तो मतलब ऐसी कई आवाज़ें हैं जो मुझे दिल में छूती हैं। मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ मेरे अंदर मुझे मेरी किशोरावस्था याद दिलाती है। समझिए 84-85 के बाद जब गाने आए थे, व्हेन आई जस्ट टर्न एडोलेसेंस में आ रहा था मैं जब, जी, तो वो गाने मुझे, तो उनकी आवाज़ मुझे इतनी छूती है। आपने एक मुझे बात ये भी बताई कि एक आपका ऑडिशन का गाना मोहम्मद अजीज साहब का गाना था। हाँ, एक गाना ऐसा है जो मतलब इनके कई गाने इतने फेमस हैं, पर मैं आपको शुरुआत करता हूँ एक ऐसे गाने से जो किसी ने नहीं सुना होगा, और अगर किसी ने सुना हो तो मुझे ज़रूर बताएं। आपके शो पे बताएं, मैं इन्विटेशन देता हूँ सबको जी। इनको बताएं कि वो गाना सुना है और कहाँ सुना है। खैर मैं बता दूंगा कहाँ सुना है मैंने, बट उनको कॉपी किसी को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। दे मस्ट बी अ वीडियो कॉपी समवेयर। ये दूरदर्शन में आया था 1984 या 85 की बिगिनिंग में। ओके। मुझे याद है कि हम लोग उस समय मुंबई में थे। 84 का समय है या 85 की बिगिनिंग है, ऐसा जी। और टीवी में एक सिंगर आए और मेरे पापा ने मुझे बोला कि ये देखिए नया सिंगर आया है, ये नाम है मोहम्मद अजीज़, को मुन्ना बोलते हैं इनको, और ये बहुत अच्छा गाते हैं। तो मेरे पापा भी बहुत कमाल के सिंगर है, तो जब वो अच्छा बोले मतलब तो फिर तो हम ध्यान से सुन रहे हैं। तो गाना बजा, मुन्ना अजीज साहब का, तन्हा से एक मोड़ पे तन्हा खड़ा हूँ मैं, तन्हा से एक मोड़ पे तन्हा खड़ा हूँ मैं। ये सपन जगमोहन जी की म्यूजिक था जी। इसके अंतर भी बड़े प्यारे थे। जख्मी है मेरा तन बदन, आँखें लहू लहू। अब पहली बार सुन रहे, आँखें लहू लहू। तो हम हैरान हो गए, ये कौन सा सिंगर आ गया यार जो इतनी तैयारी में गा रहे हैं। जख्मी है मेरा, तो गज़ल जैसा वो गा रहे थे पर आवाज़ रफ़ी साहब की जैसी स्टाइल में हो रही थी, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा, वेरी इम्प्रेस बाय हिम। फिर उनके बाद उनके गाने आते गए और हम सुनते गए, और तब तो कैसेट्स होते थे उस समय, पर हम लोग ख़रीदते नहीं थे, हम रेडियो में सुनते थे। रेडियो में मोहम्मद अजीज़ बजे, पट रिकॉर्ड मैंने दबा दिया। सो ऐसे कई गाने हैं जो इतने पॉपुलर नहीं हैं,
लेकिन उस समय रेडियो में मैंने पकड़ ली तो मुझे याद है। ओके, वी विल कम टू दैट सोनू जी, बट बिफोर दैट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हर कोई समझता है कि आप मोहम्मद रफ़ी को अपना बहुत गुरु मानते हैं, Obviously. लेकिन आपने इस गाने को मोहम्मद अजीज़ साहब के इस गाने को अपना ऑडिशन सॉन्ग क्यों बनाया? क्योंकि ये गाना मुझे बड़ा पसंद था एक तो, और इसमें गायकी अंग था। और जब आप किसी के सामने जाते हैं तो आप एक पॉपुलर गाना गाएं तो ठीक है, पर आप ऐसा गाना गाएं जिसमें कुछ गायकी हो रही हो तो लोगों को पसंद आएगा ना। जी। अगर कोई जानकार इंसान है, उसको संगीतकार हैं और उनको पता है कि, तो अगर मैं कुछ सिंपल गाना गा दूंगा तो बोले अच्छी आवाज़ है, पर मैं अच्छी आवाज़ में अगर कुछ तैयारी वाला गा दूँ तो और इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आई चोज दिस सॉन्ग। और ये गाना क्या पॉपुलर नहीं था किसी के उसमें, सो उस हिसाब से लोग मुझे प्रॉपरली जज कर सकते थे कि ये गाना, अरे ये तो बड़ा अच्छा गा रहा है, तो तैयारी भी इसमें ऐसे है वैसे। तो मुझे याद है ये गाना मैंने उषा खन्ना जी को सुनाया था, ये गाना मैंने सुनाया था अमर हल्दीपुर जी को, अमर उत्पल को। सो मेरे ऑडिशन में जब उषा खन्ना जी ने मेरा पहली बार सुना, जब मैं पहली बार मुंबई आया था गाना गाने के लिए, और जब पहली बार अनु मलिक को सुना है तो ये गाना सुना था फर्स्ट। अच्छा, अनु मलिक जी को भी गाना सुना था मैंने when I was 18 years old. That's very तो this is the song which I made. I used to मैंने राजेश रोशन जी के सामने भी गाया था। हालांकि उन्होंने कहा थोड़ा सा कम तैयारी वाला गाओ, इतना तैयारी वाला मत गाओ, राजेश रोशन जी मुझे कहते हैं। बट ये गाना मेरा था। उसके बाद का आपका जो इन्फ्लुएंस है, जैसे आपने बताया कि आप कैसेट में आप रिकॉर्ड कर लेते थे जब रेडियो पर उनके गाने आते थे, फिर आपका कैसा इन्फ्लुएंस रहा मोहम्मद अजीज़ जी का? अरे मैं आपको लेट 80s में बात करें, मैं आपको उनकी ग्लोरी बताता हूँ जी। जो क्या है कि बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना। मोहम्मद अजीज़ साहब की ग्लोरी क्या है, मैं खुद क्या गाता हूँ वो अलग बात है, वो पर मैंने उनकी क्या क्या चीज़ें सुनी हैं और किन किन चीज़ों में जो मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से। जैसे वो गाना था उनका जिसको एक बार मैं सुन रहा था बहुत सालों के बाद में, 2006 के करीब में शायद, तो रेडियो में आया, मैंने बोला अरे मुझे बिल्कुल बचपन याद आ गया मेरा। तो मैंने मोहम्मद जी को फ़ोन किया, मैंने कहा सर आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू, आप बहुत महान सिंगर हैं और आपने जो काम किया है वो इतना कमाल काम किया सर, आपको बता दूं मैं। ही वॉज सो हैप्पी। मैंने बोला ये जो गाना बज रहा है आपका, आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, अभी याद आने से मेरे रोटे खड़े हुए, देखिए ये बोलते हुए रोटे खड़े हुए मेरे, याद आने से पहले क्या पता चले आए और फिर जाए जान जाने के बाद। बहुत अच्छी आवाज़ उनकी थी। और जो याद आ तो पंच भी था और आजकल यहाँ सॉफ्टनेस भी आती थी। सो उनका एक गाना था, वन ऑफ हिज फर्स्ट सॉन्ग्स, बप्पी लहरी जी ने गाया था, उसमें किशोर कुमार जी के साथ में गाया था। अब किशोर कुमार जी की जो आवाज़ का जो दम है वो इनकम्पेरेबल है। Absolutely. उनके साथ में कोई भी गाए वो हल्का पड़ जाता है। किशोर कुमार जी की आवाज़ में जब भी किसी ने गाया डुबेट, हमेशा कितना भी अच्छे सिंगर हो, लेकिन उनकी आवाज़ की जो क्वालिटी जो दम है ना, वो थोड़ा सा ऐसा है कि कोई भी सिंगर हो, किशोर जी की आवाज़ के आगे भी थोड़ी सी आवाज़ कम पड़ जाती है। बिल्कुल। एक्सेप्ट मोहम्मद अजीज़। एक गाना है, हिम्मत के रास्ते में दाना मेहनत के नाम, मेहनत से ही हिम्मत से ही तो बात भाग बदलते हैं। इतने इस लाइन में एक ही वर्ड है पूरे गाने में मोहम्मद अजीज़ जी का, भगवान है तेरे साथ। ये लाइन आएगी और आपको लगेगा ये किसकी आवाज़ इतनी बड़ी। एंड ही वाज सो यंग बॉय एट दैट पॉइंट, 30s में होंगे अपने जी, बहुत अर्ली 30s में होंगे। सो उस हिसाब से ही वाज वंडरफुल सिंगर। और जो उन्होंने काम किया है एक्सप्रेशन के साथ में, दैट इज़ व्हाई ही वाज द फेवरेट सिंगर ऑफ लॉट ऑफ कंपोजर्स। ये भी एक बात उनके बारे में कही जाती थी कि जो उनकी रेंज थी, आई थिंक बहुत बहुत उम्दा रेंज थी। हाँ, बहुत आवाज़, जैसे आपने कहा दमदार आवाज़ थी और बहुत काफी दमदार range आवाज़ अच्छी थी। हालांकि आपने और हम बात कर रहे थे वो सातवां सुर की जो बात है, ये एक बात जो है ये मैं बता दूं जिनको समझ में पहली बात में क्लैरिफाई, सातवां सुर क्या होता है। सातवां सुर जो होता है वो 7 ही सुर होते हैं। तो ऐसा नहीं, ऐसे ऊंचे गाने वाले जो होते हैं वो बहुत हैं। नुसरत फ़तेह अली खान ऊंचे गाने गाने वाले, सुखविंदर सिंह जी ऊंचा गाते हैं, रफ़ी साहब ऊंचा गाते थे। मैं गा लेता हूँ, लेकिन मुझसे ऊंचे और भी काफ़ी लोग गा लेते हैं। तो और मोहम्मद साहब तो गाते ही थे। ख़ास बात क्या थी कि जब वो ऊंचा गाते थे ना तो उनकी आवाज़ इतनी मोटी आती थी। ये बात है, ऊंचा गाते लोग ऐसी हो जाती है। बहुत अच्छा पॉइंट ये पार्ट तो ये अच्छा जिसको वो सातवां सुर बोल रहे हैं वो एक्चुअली मोहम्मद अजीज़ साहब की आवाज़ का मोटापा है और दम है जो उसी रेंज में आ रहा है, वो बात है। ये बहुत ही आपने उम्दा बात आपने बताई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ में काफ़ी काम उन्होंने किया है। हाँ, लक्ष्मी जी के तो फेवरेट सिंगर थे वो। उन्होंने गाने वो किया है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। 20 साल बाद फिल्म थी ना ये। हाँ, इसमें था
बप्पी लहरी ने इनके साथ में काफ़ी काम किया, बप्पी लहरी जी ने। जी मैं प्यार का पुजारी, मुझे प्यार चाहिए, रब जैसा ही सुंदर, रब जैसा ही सुंदर, रब जैसा ही सुंदर मेरा यार चाहिए। सो दिस इज़ ऑल उनका जो स्टाइल था। मैंने अभी जब उनका देहांत हुआ था तो जिस दिन उन्हें सुपुर्द किया गया तो उस दिन मेरा कॉन्सर्ट था, तो मैं वहाँ से स्ट्रेट आया घर पे उनकी रात को। उनकी वाइफ और हम मिलके उनके बच्चे, हम सब बच्चों की तरह रोए लिटरली। तो मैं उनको ये कह रहा था कि आपको पता होना चाहिए कि उनकी बेटी बड़ी अच्छा गाती सना। मैं चाहता था कि वो आ जाए एक्चुअली, पर हमने इमीडिएटली प्लान बनाया मिलने का, इसलिए वरना वो भी यहाँ होती है और हम उनसे बात करते, बहुत अच्छा गाती है लड़की। तो वो मैं कह रहा था कि तुमको पता होना चाहिए, तुम्हारे पापा जो थे वो रफ़ी साहब को कॉपी करते थे, पर रफ़ी साहब जैसे गाते नहीं थे। यू अंडरस्टैंड? उनका एक मुख्तलिफ उनका एक अंदाज़ था। रफ़ी साहब की सोल को उन्होंने लिया और अपने ढांचे में उसे ढाला। इसमें कोई दो राय नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको। पता नहीं क्यों मैं हैरान होता हूँ कि हमने इतने सारे टैलेंट शोज़ किए हुए हैं, देखे हुए हैं, हमने कभी देखा नहीं कि उनको इनवाइट किया जाए। Which is unfortunate. है ना? Which is highly unfortunate. Because we don't call judges, we don't call guests. The channel calls the guests. Which is हमारे highly थोड़ी हाथ unfortunate. ऐसे भी इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। Which is highly unfortunate. पर मैं हैरान हूँ कि इतने बड़े सिंगर को और इतने जिन्होंने इतने फेमस गाने गाए हों, आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर सकते हैं। और ठीक है, कल के बच्चे भी अच्छा गाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट उनका एक्सपीरियंस तो नहीं है इतना जितना इनका एक्सपीरियंस रहा है। चार बातें सुनने को मिलती है आपको उनसे। नहीं, डेफिनेटली सर। इनफैक्ट हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब को, लेकिन ये भी आई थिंक बात बहुत से लोगों को चुभी है कि उनको एक अलविदा उनको उस गर्मजोशी से नहीं दिया गया जितना वो डिजर्व करते थे। ये काफ़ी लोगों को, इवन विद इन द इंडस्ट्री, और जो उनके लिए जो ट्वीट्स हुए या फिर जो उनके बारे में जो चीज़ें सामने आई, चाहे वो मीडिया ने भी उतना नहीं लिखा, नहीं बोला। इट वाज नॉट लाइक एनी अदर सिंगर। ही 80s एंड 90s ही हैज़ गिवन सम बिग जेम्स। देखिए, मैं इसमें यही कह सकता हूँ, क्योंकि अब जो बात आप कह रहे हैं इसे मैं गलत तो बिल्कुल नहीं कह सकता। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब चाहे मीडिया हो या आर्टिस्ट हो या कोई भी हो, सबका एक राइट होती है और एक ड्यूटी होती है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। राइट है कुछ भी कह देने की, कुछ भी सुनने की, कुछ भी फॉरवर्ड करने की, है ना? तो हम रियली इन्जॉय करते हैं। एक आदमी का देहांत हुआ है, जिस आदमी ने इतना काम कर रखा है, गिव हिम सब रिस्पेक्ट ना। उनके जाने का लोगों को एहसास तो कराओ। बिल्कुल। किसी को पता ही नहीं है कि वो गए। काफ़ी लोगों को तो अभी तक नहीं पता था, पता है? जी। आप मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे, किसी को पूछा गया कि मोहम्मद अजीज साहब को देहांत हो, कहती कोई लड़की थी, कहती एक्ट्रेस, कहती हु आई डोंट नो, आई एम नॉट क्लूड इन। तो पता नहीं चला किसी को, इतना बड़ा सिंगर चला गया। सो ये मुझे लगता है कि देयर इज़ अ राइट एंड देयर इज़ अ ड्यूटी ऑल्सो, वन मस्ट टू। ये भी करना चाहिए, क्योंकि जो उनके चाहने वाले हैं उनको नेचुरली इस बात की तकलीफ हुई होगी। बट चलिए, हम इसको अच्छा करेंगे। वी विल डू समथिंग। हम लोग, मैंने सोचा हुआ है, वी विल डू समथिंग इन अ कपल ऑफ मंथ्स, वी विल सेलिब्रेट हिज लाइफ। मैंने सोच लिया, मैंने बोल भी दिया लोगों को, सब तैयारी चल रही है ऑलरेडी। वी विल डू इट। नो, आई थिंक दैट विल बी ह्यूज सर, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज एक बात ये भी है कि मैं कहीं पढ़ रहा था, पता नहीं, बहुत बार चीज़ें सही होती हैं, गलत होती हैं, लेकिन ये है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, और बप्पी लहरी साहब के साथ में काफ़ी काम किया। फिर 90s में नए म्यूजिक कंपोजर्स आए। अनुमोलिक जी ने पहला गाना गाया था, मर्द टांगे वाला। वो भी जब उन्होंने आए थे तो क्या दमदार गाया था, मर्द टांगे वाला। अच्छा, उनके जो गाने सुने, उनका एक गाना था, बप्पी लहरी जी ने कंपोज किया था। वो था, मैं इसलिए बोल रहा था कि आपके जो सुनने वाले हैं जी, वो उन गानों को ढूंढें। तो ये गाना आएगा, यूट्यूब में आता है, सपनों की तू रानी। उसको, सपनों को स्पेलिंग है SAPNOO, ऐसा लिखा उन्होंने। तो इफ़ यू माइट नॉट बी एबल टू फाइंड इट इफ यू डोंट टाइप इट करेक्टली। सो SAPN, क्या गाया है उन्होंने, आप सुनिए ज़रा। वो गाना से, सपनों की तू रानी 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 रानी, जान मेरी तू जानी 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 जानी, तेरा ये प्यार मिला, दिल को करार मिला, मैंने तुझे पा लिया, ऐसा गाना है। आशा जी के साथ में गाया हुआ, बहुत अच्छा गाना है। यू विल गेट, मतलब आप उसको लूप में सुनेंगे, इतना अच्छा गाना है। बिल्कुल। फिर वो तो है ही अच्छा गाना, एक अंधेरा लाख सितारे, फिर तू कल चला जाएगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा,
तो हर कोई रोता है सर। बहुत आएगा तो मैं क्या। आई वॉज थिंकिंग कि अगर जब इनका इंतकाल हो तो ये गाना बजना चाहिए था इनके लिए, टीवी पे कोई शो आना चाहिए था, कुछ तो आना बिल्कुल चाहिए सर, था इनके बारे में। Hi, this is Sonu here, Sonu Nigam, and you're watching Bollywood Hangama.